नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का हम जो अध्ययन कर रहे हैं निरंतर, और उसी दौरान हमने जो पीछे की क्लास में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम जो फिरोज शाह तुगलक है उनके द्वारा जो उनके समय में जो दास प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके द्वारा और उनके सैन्य संगठन और ढांचे के बारे में आज हम जानेंगे। तो बात करते हैं आज दास प्रथा की। तो फिरोज शाह तुगलक की अगर बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलकों को दास रखने का बहुत बड़ा शौक था। दास यानी आप समझ गए होंगे स्लेव यानी जो गुलाम बनाने का। दास प्रथा जो अमानवीय प्रथा है जो भारत सरकार द्वारा बैन की गई है, और समय समय पर कई जो अधिकारियों जो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा और कई शासकों के द्वारा इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है। अकबर के द्वारा भी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और लॉर्ड एलनबरो की बात की जाए अगर भारतीय गवर्नर जनरल, उनके द्वारा भी 1943 ईस्वी में इस दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो बात करते हैं तो जब राजतंत्र के दौरान दिल्ली सल्तनत का अध्ययन हम कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के तहत जो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक होते हैं, उन्हें दास रखने का काफ़ी शौक होता है। और दीवान ए बंदगान नाम के एक विभाग की स्थापना उन्होंने अपने दासों की देखभाल के लिए की थी। अलग से उस पर अधिकारी नियुक्त किए थे ताकि वह अपने दासों की देख रेख कर सके और संभाल सके और उनसे जो कार्य करवा सके। बात की जाए तो दीवान बंदगान जो विभाग की स्थापना कर दी जाती है और उसमें एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। अब प्रांतीय जितने भी अधिकारी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी गुलाम और दास आपके पास हो वो जो फिरोज शाह तुगलक के पास दिल्ली पहुंचा दिया जाए। अब ऐसे करते कहते हैं इनके जो 1,80,000 गुलामों की संख्या हो जाती है। जो निजी गुलामों की संख्या फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो 1,80,000 गुलाम इनके होते हैं। अब इन गुलामों का इस विभाग के तहत कई इतिहासकारों ने बताया कि इनका जो कारखानों में भी इनका प्रयोग किया जाता था, इन गुलामों से काम करवाया जाता था। अगर बात की जाए तो इसमें से 40,000 गुलाम है जो दिल्ली में हमेशा जो राजमहल है उसमें तैनात रहते थे और फिरोज शाह तुगलक की सेवा में हमेशा रहते थे। जो 40,000 गुलाम है वो यहाँ पे अपने को जो शाही महल में हमेशा के लिए नियुक्त रहते थे। अब इन दासों के लिए इसने क्या किया, दीवान बंदगान विभाग के तहत बात की जाए तो प्रांतीय अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि जितने भी दास हैं उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, और इसके अलावा उनके जो पालन पोषण की उचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि इसे बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का काफ़ी शौक था। अब यही दास कहते हैं, यही दास प्रथा और यही दास है जो तुगलक वंश के पतन का कारण बनते हैं, आगे जाके जो दिल्ली सल्तनत के पतन का भी मुख्य कारण बनते हैं। क्योंकि इनका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ने लगता है और इनकी जो तादाद बढ़ती है 1,80,000 तक ये हो जाते हैं, और शासन में इनका हस्तक्षेप काफ़ी देखने को मिलता है, हस्तक्षेप बढ़ने लगता है, और इसी वजह से जो दिल्ली सल्तनत का विघटन होता है और ये पतन का मुख्य कारण अपने को देखने को मिलता है। और एक इसका ये कारण भी देखने को मिलता है कि जो दास है, इतने सारे जो दास ये रखने लग जाता है फिरोज शाह तुगलक, तो सल्तनत की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पैसे आते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इन गुलामों पे खर्च होने लग जाता है, जिससे दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इस तरीके से बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के काल के समय जो दास प्रथा अपने को देखने को मिलती है, और फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का काफ़ी शौक है, जिसकी वजह से उसने दीवान बंदगान नामक जो दासों के लिए पृथक विभाग की स्थापना कर दी जाती है, और इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है दासों की देखरेख के लिए, स्लेव की देखरेख के लिए। अब बात करते हैं सेना का संगठन कैसा रहता है, आर्मी कैसी होती है फिरोज शाह तुगलक की। दिल्ली सल्तनत के शासक जो तुगलक वंश के शासक है, और इनका शासनकाल वैसे आपको याद हो गया मुझे लग रहा है काफ़ी समय से, जो दिल्ली में डेट लिखता हूँ 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। उस समय आर्मी का गठन कैसे किया जाता, अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो उसके समय तो आर्मी सिस्टम ऐसा था कि उन्होंने हमेशा स्थायी सेना पे जोर दिया जो दिल्ली के अंदर ही रहती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेना का जो संगठन है सामंती ढांचे के आधार पे कर दिया। जो सामंत लोग हैं वह अस्थायी सेना के रूप में जो सामंतों को ये
जो सामंती सेना पर ये निर्भर हो जाते हैं और जो युद्ध काल परिस्थितियों में सभी सामंत अपने अपने सैनिक लेकर जो राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं। इस तरह अस्थायी सेना का निर्माण कर दिया जाता है। हालांकि सीमित मात्रा में इनके द्वारा जो स्थायी सेना रखी जाती है। अब अस्थायी सेना और स्थायी सेना की बात की जाए तो स्थायी सेना का वेतन इनके द्वारा कैसे निर्धारित किया जाता है? पहले तो नगद वेतन मिलता था, लेकिन अब जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसमें भी परिवर्तन काफ़ी कर दिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया जाए, स्थायी सैनिकों को वेतन के बदले क्या दे दी जाती है कि जागीर दे दी कि फलाना गांव जो फलाना एरिया है वो आप ले लो और वहाँ से जो रेवेन्यू लगान आपके वसूल कर सकते हो वो अपने वेतन के रूप में वसूल कर लीजिए, जितना आपका वेतन बनता है। एक गांव की आय जैसे किसी सैनिक को दे दी और वहाँ से लगान वसूलने का कार्य वो करेगा और उसके आधार पर उसका वेतन बन जाएगा। अब सैनिकों ने क्या किया, जो स्थायी सैनिक थे उन्होंने क्या किया, ये लगान वसूलने का कार्य उनसे संभव नहीं था क्योंकि वो जो सेना में रहेंगे या लगान वसूल। उन्होंने क्या किया कि जो पेशेवर ठेकेदार होते थे कि लगान वसूल के हम दे देंगे, जो ये जो लगान वसूलने का काम करने वाले लोग उनको जो ठेके पे दे दिया काम कि आप जैसे 100 रुपये वसूल कर लीजिए और उसमें से 10-20 रुपये अपने रख लीजिए और बाकी पैसा मुझे दे दीजिए। और उन्होंने जो कमीशन के आधार पर लगान वसूलना शुरू कर दिया। पेशेवर ठेकेदारों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो किसानों पर काफ़ी अत्याचार किए और किसानों को काफ़ी प्रताड़ित किया, जिस वजह से हमें यहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और काफ़ी जो जनता में आक्रोश देखने को मिलता है। ये सिस्टम इसके द्वारा कर दिया जाता है। और अस्थायी सैनिक कुछ रखे जाते हैं तो उनका वेतन क्या किया जाता है, तो राजकोष से नगद दे दिया जाता है। अब बात करते हैं सामंती ढांचों पे। जो सामंतों को जो जागीरें प्रदान होती है उसके अनुसार जो सामंतों को जो राजा की सेवा में नियम जो एक कुछ मात्रा में सैनिक लेके उपलब्ध होना होता है, तो उसमें सामंतों को सामंती सेना पे ये यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक है जो यहाँ पे निर्भर हो जाता है। और यही जो तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण रहता है दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, क्योंकि इसकी जो सैन्य शक्ति कमज़ोर हो जाती है और सामंतों पे ये निर्भर। अब सामंत के सैनिक है जो एक राजा के निर्देश पर न कार्य करते, सिर्फ अपने सैनिक जो अपने सामंत होते हैं उसके प्रति वफादार होते हैं और इस तरीके से सेना में जो तालमेल अपने को देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की सेना कमज़ोर हो जाती है और यही उसके पतन का मुख्य कारण बनती है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सेना है उसे वंशानुगत कर दिया जाता है। आर्मी को क्या कर दिया जाता है, वंशानुगत कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सेना में है तो उसका अगर वह वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा होने के पश्चात बात की जाए तो उसके दामाद को रख लिया जाएगा या उसके बेटे को रख लिया जाएगा और निरंतर ऐसे ही जो चेन चलती रहेगी, जिससे क्या हुआ कि योग्य व्यक्तियों की जो सेना में जो भर्ती नहीं हो पाती है और प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं पहुँच पाते बलशाली, तो इस वजह से जो इसकी वंशानुगत आर्मी का जो सिस्टम है ये भी जो इसके पतन का मुख्य कारण बनता है और सैनिक सेवा को इसके द्वारा वंशानुगत बना दिया जाता है। तो इस तरीके से जो बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक के काल में अपने को दो दास प्रथा देखने को मिलती है और यह सैन्य व्यवस्थाएं उसके शासन में देखने को मिलती है। एक बात अगर देखी जाए तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वह स्वयं दास रखता था, लेकिन दूसरे को जो उसकी जनता थी उसे दास रखने की अनुमति यहाँ नहीं दी गई है। उसके द्वारा दास व्यापार पर रोक लगा दी जाती है और दासों के निर्यात पर रोक लगा दी जाती है। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है जो फिरोज शाह तुगलक के समय की दास प्रथा कैसी रहती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। दास प्रथा की बात की जाए तो दीवान बंदगान नामक का विभाग जो उसके द्वारा बना दिया जाता है और उसे दास रखने का काफ़ी शौक अपने को देखने को मिलता है। इसी वजह से उसके निजी दासों की संख्या 1,80,000 हो जाती है, जिनका उसका सेना में भी प्रयोग किया जाता है और जो उसके द्वारा जो कारखाने होते हैं उनमें भी उनके द्वारा काम करवाया जाए। कृषि में भी उसके द्वारा काम में लिए जाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा काफ़ी बागान लगाए जाते हैं दिल्ली के आसपास अपनी आय बढ़ाने हेतु, तो उनमें दासों को लगा दिया जाता है। और शाही महल में बात की जाए तो 40,000 दास उसके सेवा में हमेशा रहते हैं। और दासों की
दासों की बात की जाए तो दासों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, उसके द्वारा सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था और जो रहन सहन और जो पालन पोषण की व्यवस्था उसके द्वारा उचित की जाती है। और प्रांतीय अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए जाते हैं कि दासों की देखभाल अच्छे से की जाए और जो भी कोई दास अगर प्रांतों में हो तो उन प्रांतों से दास को दिल्ली भेज दिया जाए। और इन 40,000 दासों के अलावा बात की जाए शाही महल में नियुक्त उन दासों को फिर पुनः जो प्रशिक्षण के पश्चात और शिक्षा के पश्चात या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने प्रांतों में नियुक्त कर दिया जाता है। और दास प्रथा पे इनके द्वारा, दास व्यापार पे और दास निर्यात पे इनके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो रोक लगा दीजिए। अब बात करते हैं आय का बड़ा हिस्सा दासों पे खर्च होने लग जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में इतने दास बढ़ जाते हैं और इतनी मात्रा में दास, तो इन पे पैसा काफ़ी खर्च हो जाने लगता है, जिससे दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। और पतन का कारण अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण में इनका योगदान माना जाता है, कई इतिहासकारों ने माना है, क्योंकि शासन में काफ़ी, राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप अपने को देखने को मिलता है, जिस वजह से दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। अब बात करते हैं आर्मी सिस्टम की। तो आर्मी सिस्टम जिस तरीके से पहले के शासकों के द्वारा बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आर्मी सिस्टम ऐसा था, अलाउद्दीन खिलजी के समय सारी स्थायी सेना थी। अब ये इसने क्या, सामंती ढांचे के आधार पर, जो सामंत होता है, जो जागीरदार होता है, जिसे जागीरदार कहते हैं, जागीरदार के सैनिक होते थे, तो उनसे ही जो सैन्य सेवाएं इसके द्वारा लेनी शुरू कर दी जाती है, न कि स्थायी सेना अपने पास रखी जाती है। स्थायी सेना की जो संख्या है इसके द्वारा घटा दी जाती है और उन्हें सीमित मात्रा में कर दिया जाता है। और स्थायी सेना में भी जो हमने इसके पढ़ा था, जो रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दोस्त, तो उसके तहत इसने क्या किया, स्थायी जो सेना थी उसके सैनिकों को क्या, वेतन के बदले में जो जागीरें प्रदान कर दी कि आप जो किसी गाँव का रेवेन्यू ले लीजिए और उससे ही अपना वेतन, जो रेवेन्यू से, लगान से वसूल कर लीजिए उसी गांव से। तो इस तरीके से अब के सैनिक ये वेतन वसूल कर नहीं पाते हैं लगान, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो पेशेवर ठेकेदार होते हैं, जो लगान वसूलने का, राजस्व वसूलने का, रेवेन्यू वसूलने का कार्य करते हैं, उनको ये कमीशन पे काम दे दिया जाता है। तो इससे काफ़ी भ्रष्टाचार फैलता है और किसानों को जो काफ़ी प्रताड़ित इनके द्वारा किया जाता है, और इस वजह से जो अराजकता और अव्यवस्था फैलती है, जो इसके दिल्ली शासन, जो दिल्ली सल्तनत और जो तुगलक वंश के पतन का कारण भी रहती है। अस्थायी सैनिकों का गठन इसके द्वारा किया ही जाता है, तो कभी कभार जो ज़रूरत के हिसाब से, और बाकी सामंती ढांचे पर डिपेंड है उसका। तो अस्थायी सेना में भी कुछ सैनिक रखे, उनका वेतन तो इसके द्वारा राजकोष से नगद ही दे दिया जाता है। और एक इसके अलावा क्या किया गया, जो वंशानुगत सैनिक सेवा इसके द्वारा शुरू कर दी जाती है। वंशानुगत सैनिक सेवा में किसी बाप का, मान लो कोई व्यक्ति है जो बूढ़ा होने के पश्चात उसका बेटा सेना में भर्ती हो जाएगा, उसके पश्चात उसका बेटा, दामाद जो भी है, उसके जितने भी परिचित होंगे, या उसका कोई दास होगा, तो वो भी सेना में उसके बदले में सेवा दे सकता है। तो इस तरीके से इसे वंशानुगत बना दिया जाता है, जिससे सैन्य शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और इसी वजह से जो इसके पतन का मुख्य कारण ये रहता है तुगलक वंश के। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके सुझाव भी आमंत्रित है। अगर कोई चीज़ को आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हो, या कोई अलग जो इतिहास विषय से संबंधित आपको कोई चीज़ जाननी हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, कोई जिज्ञासावश या उत्सुकतावश। तो किन्हीं भी स्रोतों से आपके लिए जानकारी जुटाकर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आप, उम्मीद करता हूं कि घर बैठे जो ये अध्ययन कर रहे होंगे, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे काफ़ी जो लंबे अवकाश के पश्चात एक बार पुनः जो आपकी अध्ययन की आदत जो सुचारू रूप से रहेगी। तो आगे की क्लास में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में, अन्य इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में, या सैन्य जो अभियान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।